गुड मॉर्निंग। आज की क्लास भी 9th और 10th दोनों के लिए है। आज हम लोग बात करेंगे संवाद लेखन जो क्लास 9 में पढ़ना है और विज्ञापन क्लास 10th के लिए, तो दोनों का एक ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग संवाद लेखन की बात करते हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि संवाद होता क्या है। वाद का मतलब बात रखना या बात करना हुआ, बात का ही एक रूप है। तो जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं या दो से ज़्यादा लोग भी करें तो उसको हम लोग संवाद कहेंगे। उनकी जो बातचीत होती है उसको संवाद कहेंगे। तो इसका एक, हम आपस में तो बातचीत करते ही रहते हैं, एक तरीका भी होता है। जैसे हम भाषा का ध्यान रखते हैं, उसमें व्याकरण का ध्यान रखते हैं, चीज़ों को बोलने में कौन सा चीज़ स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन, इन सब चीज़ों का ध्यान हम बातचीत करने में भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि लिखते समय अगर एक लड़का है तो दो लड़के लिख रहे हैं और बोलते समय दो लड़का आया था, तो ये सही नहीं है। उस समय हम लोगों को, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम उस समय भी बोलेंगे भी कि दो लड़के आए थे। तो संवाद में कई चीज़ें देखी जाती है। एक तो आप अपनी बात को किस तरह से रखते हैं, आपके पास क्या तर्क शक्ति है बोलने के लिए। जो आप किसी भी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ तर्क आप देते हैं, एक विचार आपका उससे प्रकट होता है। तो ये चीज़ें संवाद में सामने आती हैं आप किसी भी विषय पर जब बातचीत कर रहे हों। काफ़ी सारे उदाहरण दिए हुए हैं इस किताब में भी। एक दो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आप और समझ पाएँ। अब जैसे एक शुरू में ही है, गृह कार्य में शिथिलता देखकर पिता पुत्र के बीच हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। कि आप होमवर्क नहीं बनाते हैं या कम बनाते हैं या धीमा बनाते हैं, तो आपके पिता से आपकी जो बातचीत होगी उस संबंध में वो कैसे कैसे होती है या कैसे होना चाहिए। तो पिता पूछते हैं, रोहित स्कूल का काम हो गया? रोहित स्कूल का काम हो गया। लिखते समय हम संवाद जब लिखेंगे तो उसमें ये ध्यान रखना है कि उसमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। उसमें आप लिखते हैं, उसको पढ़कर ही लोग समझेंगे। तो आपको लिखना ऐसे है कि आपकी जो अभिव्यक्ति है वो स्पष्ट हो, ये समझ में आए कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कि आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको विराम चिन्हों का ध्यान रखना होगा कि विराम चिन्ह सही लगाए जाए। तो अब पिता पूछते हैं, रोहित, यहाँ संबोधन का चिन्ह लगेगा। संबोधन का चिन्ह आप जानते हैं, ये उल्टा भी दिखेगा तो सीधा ही रहेगा। एक लाइन देके उसमें हम नीचे एक बिंदु देते हैं, ये संबोधन का चिन्ह होता है। ठीक है। तो इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसमें हर्ष, विषाद, दुख, शोक, ये सब, क्रोध, जो भी एक भाव प्रकट करने का है। अगर कोई बात ऐसी है जिसमें भाव प्रकट कर रहे हैं आप कुछ, तो वहाँ आप इसको देते हैं। तो पिता पूछ रहे हैं, रोहित, अब इसमें सही चिन्ह दिया हुआ है तो मैं उसको उस तरह से पढ़ूंगा। रोहित स्कूल का काम हो गया, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। नहीं तो सीधा अगर रोहित स्कूल का काम हो गया तो ये पता नहीं चलेगा कि पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि स्कूल का काम हो गया अब खेलने जाओ। नहीं, तो वो विराम चिन्ह ही बताते हैं कि आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कि क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पिता को स्कूल से शिकायत आई होगी कि ये गृह कार्य ठीक से नहीं करता है, तो वो पूछ रहे हैं अपने बेटे से कि रोहित स्कूल का काम हो गया? तो पुत्र जवाब देता है, पिताजी अभी करता हूँ। मतलब उसने नहीं किया है, तो जब पिता ने पूछा तो बोला पिताजी अभी करता हूँ। पिता फिर पूछते हैं, रात के 8 बज गए हैं, अभी तक काम नहीं किया? रात के 8 बज गए हैं, अभी तक काम नहीं किया।
तो फिर पुत्र बोलता है बस पिताजी यही सीरियल देखकर करता हूँ। वो टीवी देख रहा होता है तो वो बोलता है कि बस पिताजी यही सीरियल देखकर करता हूँ। अब पिता क्या करते हैं, टेलीविज़न को बंद कर देते हैं और बंद करते हुए बोलते हैं बेटे ये सीरियल तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब वो दुखी होकर बोल रहे हैं बेटे ये सीरियल तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। काफ़ी गर्मी है, मैं काफ़ी पसीने से भीगा हुआ हूँ तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, मेरा चश्मा बार बार धुंधला हो जा रहा है। तो पिता टेलीविज़न बंद करते हुए कहते हैं बेटे ये सीरियल तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये बता रहे हैं तो वहाँ पूर्ण विराम होगा। अब पुत्र कहता है पिताजी, मतलब वो उसको अच्छा नहीं लगा कि टीवी बंद हो गया तो वो थोड़ा सा अपनी नाराज़गी व्यक्त करता है, अपना थोड़ा सा कष्ट व्यक्त करता है। पिताजी मतलब करता है कि अरे पिताजी बंद मत कीजिए। पिता बोलते हैं नहीं बेटे। अब वहाँ संबोधन कर रहे हैं तो फिर वही चिन्ह लगेगा, पहले स्कूल का काम फिर सीरियल। पहले तुम स्कूल का काम करो फिर सीरियल। तुम्हें यह भूल गया कि पहले कौन सा काम जरूरी है, या तुम्हें यह याद नहीं है, या तुम्हें यह ध्यान नहीं है कि कौन सा काम जरूरी है। तुम भूल गए हो कि कौन सा काम जरूरी है। वो उसको याद दिला रहे हैं कि तुमको ये समझ होनी चाहिए कि काम कौन सा पहले जरूरी है। तब पुत्र बोलता है सॉरी पिताजी, आगे से पहले गृह कार्य किया करूँगा। तो पिता कहते हैं देखता हूँ क्या करते हो। मतलब अब ये एक छोटी सी बातचीत है, लेकिन इसमें स्पष्ट हो गया कि पिता कौन सा भाव व्यक्त कर रहे हैं, किस भाव से उससे पूछ रहे हैं, पुत्र किस भाव में जवाब दे रहा है, अंत में पिता ने क्या कहा। तो ये चीज़ें पढ़ने में आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इस तरह से आपको संवाद का लेखन करना होता है। क्योंकि वहाँ कोई बोल तो रहा नहीं होता है, वो लिखा हुआ होता है, तो उसमें विराम चिन्हों का बड़ा महत्व होता है कि विराम चिन्ह सही डलेंगे तभी संवाद सही रूप में स्पष्ट हो पाएगा। एक आध और मैं पढ़ता हूँ। आपके सुलेख प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर आपके और प्रधानाचार्य के मध्य हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अच्छी राइटिंग के लिए सुलेख के लिए एक प्रतियोगिता होती है जिसमें आप प्रथम आए तो आपके जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको शाबाशी दे रहे हैं। तो उस बातचीत को लिखना है कि क्या क्या बातें वहाँ हो सकती हैं। अब यहाँ आपकी कल्पना शक्ति भी है, क्योंकि आप तो असल में वो पात्र होते नहीं हैं। आपको अपनी कल्पना शक्ति से लिखना है। आपको ये दिखाना है कि आप सोच सकते हैं कि वहाँ क्या बोला गया होगा या क्या बोला जाना चाहिए, और साथ में वही विराम चिन्हों का ध्यान रखना है, तभी आपकी भावनाएं सही रूप में व्यक्त हो पाएंगी। तो चलिए इसको देखते हैं। अध्यापिका कहती हैं, जो प्रिंसिपल हैं वो महिला हैं, प्रधानाचार्या, शाबाश सुनैना, शाबाश सुनैना, तुम तो लिखने में मोती जड़ती हो। अब उन्होंने उसको पहले शाबाशी दी तो वहाँ भी विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। वो विश करने पर, किसी को शुभेच्छा देने पर भी वही चिन्ह लगता है। तो शाबाश सुनैना, तुम तो लिखने में मोती जड़ती हो। तो छात्रा कहती है, मतलब लिखने में मोती जड़ती हो का मतलब तुम तो मोतियों जैसा लिखती हो, मतलब बहुत सुंदर लिखावट है तुम्हारे। तो छात्रा कहती है धन्यवाद मैडम, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब वो विनम्रता से वहाँ पर कहेगी, ये नहीं कहेगी हाँ मैडम हम तो लिखते ही हैं बढ़िया, मेरा तो बचपन से ही अच्छी राइटिंग है मेरी, ऐसा नहीं बोलेगी छात्रा। वो विनम्रता, क्योंकि वो प्रधानाचार्य से बात कर रही है। आपको ध्यान रखना है कि जिससे बात करने का आप लिख रहे हैं वहाँ क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या औपचारिकताएँ होती है। तो छात्रा कहती है धन्यवाद मैडम, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब अध्यापिका कहती हैं मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है सुनैना, यशस्वी बनो, सफल बनो, खूब परिश्रम करो। अब वो आशीर्वाद दे रही हैं उसको। छात्रा फिर कहती है मैडम मैं आपकी इस सीख का जीवन में सदा ध्यान रखूंगी। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये पंक्ति यहाँ सीख की बात ही नहीं हुई है। खैर
जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो मैं आपके इस आशीर्वाद का सदा ध्यान रखूंगी और इसको फलीभूत करने का प्रयास करूंगी। ऐसा छात्रा वहाँ कहती तो और अच्छा लगता कि मैं आपके इस आशीर्वाद को 100% सफल बनाने का प्रयास करूंगी या फलीभूत करने का प्रयास करूंगी। मतलब आपने जो आशीर्वाद दिया कि यशस्वी बनो और क्या है, सफल बनो, खूब परिश्रम करो, तो मैं परिश्रम खूब करूंगी। सीख उसको लिया होगा कि परिश्रम करने की सीख दी उन्होंने, तो परिश्रम खूब मैं करूंगी और यशस्वी बनने का प्रयास करूंगी, सफल बनने का प्रयास करूंगी। फिर अध्यापिका कहती है चिरंजीवी हो, जो अंतिम आशीर्वाद होता है इस बातचीत को ख़त्म करने के लिए सो देती हैं और छात्रा फिर से उनको धन्यवाद देती हैं, धन्यवाद मैडम। तो एक औपचारिकता का भी ध्यान रखना है कि किस किस के बीच में संवाद हो रहा है। अब ये दो बड़ों से बातचीत की बात हो गई, अब एक मित्र वाला पढ़ते हैं। यातायात नियमों के पालन के संबंध में मित्र से हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब दो मित्र हैं, वो ट्रैफिक रूल्स, यातायात नियमों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो सुरेश कहता है मनन हेलमेट कहाँ है? कहीं निकल रहे हैं वो लोग, तो वो बिना हेलमेट का उसका मित्र निकल रहा है तो वो टोकता है उसको, मनन हेलमेट कहाँ है? थोड़ी आश्चर्य और थोड़ा उत्सुकता है उसमें। तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ हम संबोधित करेंगे और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मनन कहता है आगे कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, घबरा मत। मेरे साथ भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि यार कुछ नहीं होगा, नाम नहीं बताऊंगा मैं आज। तो आगे कोई ट्रैफिक वाला है, घबरा मत। तो सुरेश कहता है अच्छा तू ट्रैफिक वालों से डर के लिए हेलमेट पहनता है, तुझे अपनी और यातायात के नियमों की परवाह नहीं है। वो थोड़ा सा क्षोभ भी व्यक्त करता है, थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करता है कि अच्छा तू ट्रैफिक वालों के लिए हेलमेट पहनता है, तुझे अपने सुरक्षा की चिंता नहीं है? कि हेलमेट हमारे सुरक्षा के लिए है ना, पुलिस को दिखाने के लिए तो नहीं है। तो मनन कहता है यातायात के नियमों की परवाह कौन करता है? तो सुरेश कहता है उसको पर तुझे तो करनी चाहिए। मनन कहता है जब सारे बेपरवाह हो तो फिर मैं परवाह क्यों करूं? तो सुरेश फिर कहता है अपने सुख के लिए और गलत काम से बचने के लिए तुम्हें इसकी परवाह करनी चाहिए। मनन फिर कहता है बात तो तू ठीक कर रहा है, ले मैं लाल बत्ती पर खड़ा हो जाता हूं। अब वो कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हेलमेट तो नहीं पहना है, अब वो जो सिग्नल रेड होता है तो वहाँ पर रुकना होता है। तो बहुत से लोग जो लापरवाह होते हैं वो रेड हुआ तो हुआ, चल दिए। पुलिस वुलिस नहीं वहाँ खड़ी है, अगर कोई आदमी नहीं खड़ा है देखने के लिए, कई जगह ऑटोमेटिक सिग्नल लगे होते हैं तो गुजर जाता वहाँ से, जिसमें कई बार एक्सीडेंट होते हैं। तो ये कहता है अच्छा ले मैं, तू कहता है तो मैं लाल बत्ती पर रुक जाता हूँ, मतलब मैं इस नियम का पालन कर लेता हूँ। तो सुरेश कहता है यह हुई ना बात, मतलब उसकी समझ में बात आ गई। तो कहने का अर्थ है कि जब मित्रों के बीच में संवाद होता है तो जब दो मित्र आपस में बात करते हैं तो कई अनौपचारिक बातें भी करते हैं, लेकिन जब हम संवाद लिखेंगे तो उसमें एक सभ्यता का ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द नहीं हो जो अच्छे नहीं हो, किसी तरह के गाली गलौज का प्रयोग ना हो। दो दोस्त तो आपस में गाली गलौज में भी बात कर लेते हैं जो असभ्य थोड़े होते हैं, तो उनका प्रयोग नहीं हो। बातों की एक मर्यादा होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए कि इसके अंदर ही रहकर हमें बातचीत करनी है और उसको लिखना है। फिर एक बार कहूँगा कि इसमें विराम चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है, एक औपचारिकता का ध्यान रखना है कि किसके साथ संवाद हो रहा है, उस हिसाब से आपको कल्पना करके लिखना है, उस हिसाब से सोच के लिखना है। और बातों को इस तरह से, शब्दों का चयन इस तरह से करना है कि वो दो सभ्य लोगों के बीच की बातचीत लगे। आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि एक शराबी और एक लुटेरे के बीच की बातचीत लिखिए, तो शराबी तो शराब पीते ही गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं कभी कहा जाएगा लिखने के लिए। या अगर कहा जाए तो आप उसमें भी सभ्य भाषा के प्रयोग के साथ लिखिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इन चीज़ों का हम संवाद लेखन में ध्यान रखें। उसको बहुत बड़ा नहीं करें, अपनी बात को कम शब्दों में कैसे कह सकते हैं इसका अभ्यास करना है इसमें, कि बातचीत हो रही है। अब इस पर तो लंबा भाषण भी दिया जा सकता है
सुरेश अब बोलने लगता कि अरे यार हेलमेट नहीं पहनोगे, ऐसे तुम गिर के मर जाओगे, तुम्हारा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, बहुत सारी बातें कही जा सकती है। लेकिन आपको वहाँ ध्यान रखना है कि आपको 50 शब्द में लिखना है, तो आप उस बात को कम शब्दों में ही समझाइए। अपनी सुरक्षा का तुम्हें परवाह नहीं है, कहने का मतलब कि ये नहीं पहनने से असुरक्षा होती है, तुम खतरे में पड़ जाओगे। तो खतरा के अंदर सब कुछ आ गया, तो इसलिए उसको कम शब्दों में कैसे हम लिख सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग संवाद इसमें का पढ़िएगा, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि क्या बातें आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरह का दिया हुआ है, उसको आप पढ़िएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा अपने मन से। अब अभी जैसे तरह तरह की घटना है, अभी बरसात का दिन है तो कहीं बाढ़ है और बीमारी फैली हुई है, इसका असर कैसे होगा, इस पर कोई दो लोग बात कर रहे हों। बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे विषय हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब विज्ञापन की थोड़ी बात कर लेते हैं 10वीं कक्षा वालों के लिए। सबसे पहले विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को विज्ञापित करना, यानी किसी भी सूचना को प्रचारित करना, प्रसारित करना, फैलाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो कैसे पहुँचेगा, इसको किस तरह से आप रखेंगे लोगों के सामने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित होकर उसको देख सकें या उस पर ध्यान दे सकें। तो ये चीज़ें करना ही विज्ञापन है। जो विज्ञापन आप देखते हैं कई तरह के होते हैं। सरकारी विज्ञापन है जो सरकार अपनी योजनाओं के बारे में बताती हैं, या कोई उसका स्कीम वगैरह होता है जो योजनाएं बनाती है सरकार लोगों के भलाई के लिए, उसका प्रचार करती हैं। उन्होंने जो काम कर दिया है वो बताती हैं कि हमने ये कर दिया है। कोई कानून आता है, कोई नया नियम लागू होता है तो उसका प्रचार करती हैं। तो इस तरह से कई तरह से सरकारें करती है। सामाजिक संस्थाएं अपने कामों का प्रचार करती है, कोई सभा बुलाना हो तो उसका प्रचार करती है, किसी चीज़ के लिए जागरूकता फैलाना हो तो उसका प्रचार करती हैं। इसके अलावा आप जो व्यापारिक संस्थान होते हैं, जो बिज़नेस लोग करते हैं, उसके संबंध में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो टीवी पर तो आप देखते ही रहते हैं, तो उसमें तो एक्ट करके दिखाया जाता है उसको। लेकिन लिखित जैसे आप अखबार में देखते हैं, पत्रिकाओं में देखते हैं, वो विज्ञापन यहाँ हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि अखबार में छोटे से लेकर बड़ा तक आप देखते हैं विज्ञापन। तो अखबारों में पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें साइज़ लोग छोटा बड़ा उस हिसाब से करते हैं जिसकी जितनी क्षमता होती है। पत्रिकाओं में भी वही बात है। दीवारों पर आप देखते हैं विज्ञापन लिखा हुआ कि उसको पेंट करके उसमें बनाया जाता है। तो इन चीज़ों को आप राह चलते भी देखेंगे तो आपको विज्ञापन के बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कैसे कैसे लोग विज्ञापन करते हैं, क्या क्या बातें लिखी जाती है। तो उसमें भी तरह तरह का तकनीक लगाया जाता है। सबसे जो श्रेष्ठ विज्ञापन होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं वो इसमें दिया है, तो मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ कि उसके मूल विषय वस्तु का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। उसमें जो मूल विषय है जो आप पहुँचाना चाहते हैं लोगों के दिमाग तक, उसका ही प्रचार होना चाहिए। संदेश बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं बात, चूँकि वहाँ आपको जगह कम मिलता है विज्ञापन के लिए। आप ऐसा नहीं कि एक निबंध लिख के कहीं किसी को समझाएंगे, आपको 2-4-5 लाइन में लिख के समझाना होता है चीज़ को। तो उसमें एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपकी जो बात है। भाषा बहुत रोचक, संक्षिप्त तथा ध्यानाकर्षक होनी चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कहीं लिखा फ्री फ्री फ्री, तो सबसे पहले आदमी का दिमाग जाता है कुछ फ्री मिल रहा है, कुछ मुफ्त मिल रहा है। उसके बाद वो उसको पढ़ने की कोशिश करता है या उसके मन में उत्सुकता जगती है आखिर क्या है फ्री। तो वो फ्री इसलिए लिखा जाता है कि आप उसकी तरफ जाएं, उसको पढ़ें, तभी आप उसकी पूरी बात को जानेंगे और फिर उसमें आपके रुचिकर कुछ मिलेगा तो आप उस पर प्रतिक्रिया देंगे या उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। उसका प्रारूप भीड़ में से अलग दिखने वाला होना चाहिए। बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चिपकी होती है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, उसमें आपके विज्ञापन को लोग कैसे अलग करके पढ़ेंगे, उस हिसाब का उसका फॉर्मेट होना चाहिए, उसका प्रारूप होना चाहिए, उसका डिजाइनिंग इस तरह से आपको करना है कि वो अलग दिखे और लोगों की नज़र उस पर चली जाए।
उसमें किसी प्रकार का भटकाव या आपत्तिजनक अंश नहीं होना चाहिए। भटकाव का मतलब हुआ कि आप जो कहना चाहते हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, समझ ही नहीं पाए कि बात क्या कहना चाह रहे हो। ये मिठाई की दुकान है कि हलवाई की दुकान है, आप हलवाई का प्रचार कर रहे हैं या मिठाई का प्रचार कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आए तो फिर वो सही नहीं होगा। फिर आपत्तिजनक कोई अंश नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ झूठ नहीं लिख दीजिए इस तरह का कि उस पर कोई आपत्ति कर सके या वो एकदम लगे कि ये तो फर्जी है, या कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है उसका नाम बार बार आना चाहिए ताकि वह नाम लोगों के मन में बस जाए। आप देखेंगे कि किसी भी, जैसे अगरबत्ती का प्रचार है तो उसका नाम साइकिल छाप, तो साइकिल छाप अगरबत्ती की सुगंध, साइकिल छाप अगरबत्ती का, ये मतलब उसमें उसका नाम रिपीट किया जाता है, संज्ञा का ही प्रयोग ज़्यादा बार कर देते हैं, सर्वनाम से बचते हैं ताकि वो नाम एक नज़र में भी कोई देखे तो वो नाम उसके दिमाग में आ जाए। दुकानदार के पास जाए और वहाँ अगर मांगे कि एक अगरबत्ती दे दो बढ़िया, तो उसको दिखाए साइकिल छाप, तो उसके दिमाग में रहे कहीं तो इसको देखा है, मतलब ये फेमस है, उसके दिमाग, आदमी के दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये फेमस है, ये प्रसिद्ध है। उसके जहन में ये बात पहले से होती है तो उसको मान लेता है कि ये जानी मानी चीज़ है। अगर कोई नया नाम सुनता है तो उससे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लोग लेने से, तो इसलिए उस नाम को लोगों के दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। विज्ञापन में एकाध प्रेरक वाक्य जैसे होना अवश्य होना चाहिए। प्रेरक वाक्य जो आपको प्रेरित करे उसकी तरफ ये करने के लिए। आज ही खरीदिए, प्रेरणात्मक क्रिया आपने पढ़ा है। सोचिए मत, जल्दी कीजिए, मौका मत चूकिए, सुनहरा मौका, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। धमाका, सफलता की गारंटी, स्टॉक सीमित है, पहले आओ पहले पाओ, देखो कहीं पछताना न पड़े। मुफ्त 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 वाला भी वही चीज़ है, वो लोगों को प्रेरित करता है उसकी तरफ आने के लिए। तो इस तरह से आप जब विज्ञापन बनाएंगे, आप टीवी पर दुनिया भर का विज्ञापन देखते ही हैं, अखबारों में देख लीजिए विज्ञापन, पत्रिकाएं जो मिले उसमें देख लीजिए, किताब में बहुत सारे विज्ञापन है उसको देखिए, और एक अपनी रचनात्मकता, एक अपनी क्रिएटिविटी आप उसके उन सबको मिला के निकालिए। अगर कोई विषय आपके सामने आता है कि ऐसा किया जा सकता है, तो उसमें आपका अपना कुछ सामने आता है तो उसको रखिए, हो सकता है वो उनसे बेहतर हो। रोज़ नई चीज़ें आ ही रही हैं। अब ऐसे इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा की तैयारी के लिए नया कोचिंग संस्थान खुला है। विकास, छात्रों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो ऊपर में लिख दिया, इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर, अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। उसके नीचे विकास बड़े बोल्ड अक्षर में, कोचिंग संस्थान कोटा में प्रवेश लीजिए। अब बहुत संक्षिप्त शब्दों में है ये, लेकिन बात आपके समझ में आ गई कि इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए जो आपका सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनना, तो उसको हकीकत में बदलने के लिए आपको विकास नाम का एक कोचिंग है कोटा में, उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। तो बात आपके समझ में आ गई। उसी तरह से अगर कवि सम्मेलन का बनाना है तो विराट कवि सम्मेलन ऊपर लिख दिया बड़े अक्षरों में, तो समझ में आ गया आपके कि यहाँ कवि सम्मेलन की बात हो रही है। तब आप ढूंढेंगे कि इसमें आ कौन रहे हैं, तो इसमें अब उस नीचे जो आयोजक होगा उसका नाम होगा भारत पब्लिक स्कूल पुणे, दिनांक 2 अक्टूबर 2018 सायं 6 बजे से 9 बजे तक ये चलेगा। अब आमंत्रित कवि बड़े अक्षरों में नीचे लिखा है, तो जैसे ही आप कवि सम्मेलन देखेंगे कि आप आमंत्रित कवि पढ़ेंगे और एड्रेस पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए ही। आमंत्रित कवि में रहेगा श्याम किशोर सिंह, सुदीप भोला, अच्छा किशोर इसमें है भी, किशोर पारीख, राजेश चेतन, अशोक बत्रा, अशोक शर्मा। तो आप उसमें से कुछ नामों को आप जानते होंगे, तो आप समझा रहे ये आ रहे हैं। कुमार विश्वास आ रहा है उसमें लिखा हुआ है, तो आप खुश हो गए। तो विज्ञापन कहने का अर्थ यह है कि उसमें जो मुख्य बात है उसकी चर्चा ही होनी चाहिए, जो सबसे मुख्य बात है वो मोटे अक्षरों में होनी चाहिए, ताकि समझ में आए कि ये बात किस चीज़ की हो रही है इसमें, और लोग आसानी से उसको समझ लें। यही फ्लाइट मोड करना छूट गया।